जो भी 11th-12th पढ़ रहा है, ड्रॉपर है, सबके पास एनसीईआरटी बुक है, तो बुक तो सेम है आइडियली, तो मार्क्स सेम क्यों नहीं आते? एक्टिव रीडिंग करनी है, पैसिव रीडिंग नहीं करनी। मतलब फ्लो चार्ट बनाने शुरू हुए थे और पता चला भाई एक एक पॉइंट लिखते लिखते नोट्स पैराग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो बेटा उससे आप स्लो ही पढ़ रहे हैं, वो स्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट नहीं है। दिमाग में चीजें क्लियर हैं, पर वो कब तक क्लियर रहने वाली हैं, दैट डिपेंड्स मेमोरी पर। और मेमोरी में भी ब्रेन में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है हिप्पोकैम्पस, जो क्या करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। कुछ टॉपिक्स आपने होता होगा बहुत बार पढ़ लिया मैम, लेकिन तब भी नहीं याद हो रहा। एक गलती है जो बार बार हो रही है, तो इसका मतलब अभी तक आप जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे वो तो गलत है। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव स्टडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स पर्टिकुलरली फॉर द सब्जेक्ट बायोलॉजी। राइट, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 720 का एग्जाम है, जिसमें से हाफ कितना होता है, 720 का हाफ 360। सो बायोलॉजी ही होल्ड करती है 360 नंबर्स। सो इसमें तो हमें पता होना चाहिए कि मैक्स टू मैक्स कितना हम स्कोर कर सकते हैं और ज़्यादा जल्दी कैसे कर सकते हैं। मतलब स्टडी की इफेक्टिव टिप्स एज वेल एज ट्रिक्स हमें पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट से। सो फर्स्ट इज एनसीईआरटी। जैसा मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, जो बायोलॉजी पर्टिकुलरली सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी इज द बाइबल, इज द गीता। ठीक है, 11th एंड 12th में हमारे पास जो दो बायोलॉजी की बुक्स हैं, हमें पता है इसी से ही पेपर आता है। तो ये बुक्स तो सबके पास है, जो भी 11th-12th पढ़ रहा है, ड्रॉपर है, सबके पास एनसीईआरटी बुक है, तो बुक तो सेम है आइडियली, तो मार्क्स सेम क्यों नहीं आते? जब सोर्स सेम है तो मार्क्स भी आ जाने चाहिए। क्यों नहीं आते? इसका मतलब पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन कौन अच्छे से पढ़ रहा है, प्रोडक्टिव है, उस पर डिपेंड है कि वो एनसीईआरटी पढ़ के कितना स्कोर कर जाए। राइट, सो एनसीईआरटी नहीं लिखा है, इसके आगे लिखा है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, विच मीन्स जब जब आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उस पैराग्राफ की एक एक लाइन से एक एक क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, बार बार आप उसी लाइन को पढ़ेंगे, आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। और जब तक आप एक लाइन से खुद से क्वेश्चन फ्रेम ना करने लग जाएं, आपने एक लाइन पढ़ी और उससे आपको समझ आ गया कि हाँ, यहाँ से ये पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, जैसे असर्शन रीजन कहाँ बन सकते हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, जैसे हेंस कहाँ लिखा है ना, देयरफॉर कहाँ लिखा है, सो दस कहाँ लिखा है। इन्हीं वर्ड्स के थ्रू हम खुद भी क्वेश्चन बना सकते हैं, असर्शन और रीजन, जिसमें मेजरली बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं। सो लाइन बाय लाइन आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन मल्टीपल टाइम्स, ये टेस्ट की जो मेन कंसेप्ट है मल्टीपल टाइम टेस्ट होने का, वो यही है कि आप मल्टीपल टाइम जब एक ही चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, तब जाके आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होती है। आपको समझ आता है कि क्यों यही वर्ड यूज करा है, बाकी कोई और वर्ड यूज क्यों नहीं करा, क्योंकि वहां पर उसी का कोई एक मेन फंक्शन था। देन इज इट ऑल अबाउट ओनली लाइंस? क्या बायोलॉजी में सिर्फ थ्योरी पढ़कर हो जाएगा? डायग्राम्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो अगेन नोट्स आप देखेंगे अपने और अपने पड़ोसियों के, तो कुछ नोट बहुत सुंदर मिलेंगे, एकदम ब्यूटीफुल डायग्राम्स। क्या उन ब्यूटीफुल डायग्राम्स, उन ब्यूटीफुल नोट से ये गारंटी मिल रही है कि पक्का 360 में से 360 स्कोर हो जाएगा? सो ब्यूटी इज नॉट डिफाइनिंग योर मार्क्स हेयर, राइट? सो व्हाट मैटर्स इज कि चाहे ब्यूटीफुल डायग्राम्स हो ना हो, इवन चाहे नोट्स में डायग्राम्स हो ना हो, एनसीईआरटी अगर आपके पास है और उसके आपने डायग्राम्स का एक एक एरो, एक एक लेबल देखा है, नॉट ओनली द एरोस बट द लेजेंड एज वेल, तो आपके कम से कम जो डायग्राम के क्वेश्चन हैं वो तो इजीली सही हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सो इंपॉर्टेंट इज नॉट ओनली द लाइंस बट इक्वली डायग्राम्स। बनाने नहीं है, अगर किसी को बना के याद हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर कर देंगे, राइट?
एक एक एरो उठ के एज इट इज डायग्राम एनसीईआरटी से आएगा, तो आपको एक एक एरो, एक एक डायग्राम का एक एक लेजेंड जो उसके नीचे लिखा है पता होना चाहिए, तब प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि मार्क्स इंक्रीज होंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब पढ़ लिए एनसीईआरटी, तो क्या हमेशा याद रहेगी? एक्टिव रीडिंग करनी है, पैसिव रीडिंग नहीं करनी। मतलब पढ़ा, बंद कर दिया, खत्म नहीं। जब आपने वो पढ़ लिया एंड अकॉर्डिंग टू यू आपको समझ आ चुका है, तो एक रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग में फर्क आ गया, और अंडरस्टैंड करके आपने स्टार्ट कर दिया उसका क्या बनाना? फ्लो चार्ट। आप जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो वो शॉर्ट नोट्स भी कई बार क्या बन जाते हैं, शॉर्ट होने के बावजूद लॉन्ग नोट्स। क्यों? आप एक एक वर्ड डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, विच मीन्स अभी आपको माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट बनाना ही नहीं आया है। और इवन नोट्स भी अगर आप एक एक लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं तो बेटा वो तो एनसीईआरटी में भी लिखा है, लिखने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? सो नोट्स हो चाहे शॉर्ट नोट्स हो, दोज शुड बी ब्रांच्ड। फ्लो चार्ट मेथड यूज करना है हमेशा, तब ज्यादा रिमेंबर रहता है। पैराग्राफ तो एनसीईआरटी में भी है ना, सो फिर नोट्स भी अगर वैसे ही बन गए तो क्या फर्क आया? यस। सो हमेशा जब रीडिंग के बाद आपके पास उसी टॉपिक के चाहे एक पैराग्राफ पढ़ा हो आपने, आपके पास ब्रांच मेथड में फ्लो चार्ट होना चाहिए। माइंड मैप्स, आप उसको सिनोनिम्स बोल सकते हैं, माइंड मैप्स बना सकते हैं। और जो चीजें आपको पता है कि ये सीक्वेंस में आ रही हैं, तो उसके लिए आप क्या बना सकते हैं? उसका निमोनिक। निमोनिक क्या होता है? जैसे कि ईयर बोन्स में आपने एक निमोनिक पढ़ा है, लाउड मिस, MIS। M स्टैंड फॉर मैलिस, I स्टैंड फॉर इंकस, S स्टैंड फॉर। सीधा मैं आपको बोन का नाम पढ़ा देती, भूल जाते, पर आपको शॉर्ट फॉर्म से याद करना है मिस। तो मतलब जहां जहां तरीके हो सकते हैं शॉर्ट फॉर्म बनाने का, सीक्वेंस जहां पे लर्न करना है, वहां इजी है निमोनिक यूज करना, शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना उसकी। लेकिन क्या फिर हर जगह निमोनिक घुसा दे? हर जगह ऐसे ही टिक्स के लिए भी ट्रिक्स बना दे? नहीं, हर जगह नहीं, जहां पे जरूरत है सिर्फ वहां। वरना शॉर्ट फॉर्म्स को इलेबोरेट करने के लिए पता चले ट्रिक्स के लिए भी कोई एक और ट्रिक चाहिए हो आपको, तो ऐसा नहीं करना है। सो फ्लो चार्ट वर्सेस स्लो चार्ट, क्या मतलब है इस चीज का? फ्लो चार्ट बनाने शुरू हुए थे और पता चला भाई एक एक पॉइंट लिखते लिखते नोट्स पैराग्राफ के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गए, तो बेटा उससे आप स्लो ही पढ़ रहे हैं, वो स्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट नहीं है। आपको स्लो चार्ट बनाना है या फ्लो चार्ट बनाना है? फ्लो चार्ट बनाना है। योर नोट शुड बी इन ब्रांच्ड फॉर्म, जितना ब्रांचिंग कर सकें। ये नहीं है कि जबरदस्ती कर रहे हैं, पर ब्रांच रखें ताकि चीजें ऑर्गेनाइज्ड हों दिमाग में। क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। हमने पढ़ भी लिया, एक्टिवली हमने नोट्स भी बना लिए इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, इन फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स। दिमाग में चीजें क्लियर हैं, पर वो कब तक क्लियर रहने वाली हैं दैट डिपेंड्स मेमोरी पर। और मेमोरी में भी ब्रेन में हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा है हिप्पोकैम्पस, जो क्या करता है? शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। सो बायोलॉजी सिर्फ पढ़नी नहीं है, बायोलॉजी का सिग्निफिकेंस अपने ऊपर अप्लाई भी करना है। जैसे कि हिप्पोकैम्पस पढ़ लिया, सिनैप्स पढ़ लिया, तो सिनैप्स तब ज्यादा होंगे जब किसी टॉपिक को एक बार पढ़ा जाएगा, या मल्टीपल टाइम्स आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तब ज्यादा होंगे सिनैप्सेस? मल्टीपल टाइम्स। तो जब ये बात आपको पता है, बाकियों को तो नहीं पता, नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट को सिनैप्स पूछेंगे शायद ही किसी का आंसर आ जाए, राइट? सो रिवीजन जितना ज्यादा, सिनैप्सेस उतने ज्यादा, विच मीन्स प्रोबेबिलिटी ज्यादा कि हमें चीजें रिमेंबर रहेंगी। पर वो रिवीजन भी कैसा होना चाहिए? स्पेस्ड रेपिटेशन होती रहनी चाहिए उसकी, कि आपने अगर डे 1 पे कुछ पढ़ा है तो डे 3 में आपने एक बार फिर से देख लिया उसे, फिर डे 6 पे देख लिया। तो एक स्पेस्ड आपको रिपीटेशन का स्पेस देना पड़ेगा कि आप इतने दिन के बाद आप फिर से स्पेस देके उसको चीज को ही रिवाइज करेंगे। क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि हर पर्सन क्योंकि अलग है, एवरी पर्सन इज यूनिक, तो उसका लर्निंग स्टाइल भी तो यूनिक होगा, होगा कि नहीं होगा? सो डिटरमाइन करें आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। कुछ टॉपिक्स आपने होता होगा बहुत बार पढ़ लिया मैम, लेकिन तब भी नहीं याद हो रहा,
एक गलती है जो बार बार हो रही है, तो इसका मतलब अभी तक आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे वो तो गलत है, या पर्टिकुलरली उस टॉपिक के लिए गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लर्निंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, विच मीन्स अगर मुझे एक बार एक लाइन पढ़कर पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो क्यों ना मैं उसकी वीडियो देख लूं, विजुअल ज्यादा रिमेंबर रहेगा, या सिंपली मे बी देख के नहीं, मैं सुन के कुछ चीजें ज्यादा समझ लेता हूं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि मैम क्लास अटेंड इसलिए करनी है क्योंकि जो मैं क्लास में सुन लेता है या सुन लेती हूँ वो ज्यादा चीज याद रहती है, खुद से पढ़ के याद नहीं रहती, विच मीन्स ऑडिटरी, सुन के चीजें ज्यादा आप रिमेंबर कर पा रहे हैं, यस। या कुछ सिंपली कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सिर्फ एक बार पढ़ के याद हो जाता है, अदर रीडिंग इज द सिंपल इफेक्टिव ट्रिक फॉर दैट पर्सन। पर जो रीडिंग कर चुके हैं, समझ चुके हैं, वो रिमेंबर कैसे करते हैं, कई बार लिख के, राइटिंग। सो डिटरमाइन योर लर्निंग स्टाइल, कि कोई टॉपिक, अब ये जरूरी नहीं है कि टोटली ही वीडियो चल रही है बस यूट्यूब पे डिपेंड है, तो एट द एंड तो बेटा एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से आने वाले हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट प्राइमरी पॉइंट इसलिए मेरा यही है, लेकिन हाँ समझने के लिए यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दीज सोर्सेस, असेसरी है ये, हेल्पिंग है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन जब करते हैं और नीट की प्रिपरेशन जब करते हैं तो डिफरेंट एग्जाम्स हैं, डिफरेंट डिमांड्स हैं दोनों की। सो क्या स्ट्रैटेजी और लर्निंग स्टाइल सेम होना चाहिए? एक में आपको लंबे लंबे आंसर लिखने हैं और एक में आपको टिक मार्क करने हैं, तो उसका लर्निंग स्टाइल सेम रहना चाहिए या डिफरेंट रहना चाहिए? डिफरेंट रहना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपको एग्जैक्ट वर्ड में भी ना याद हो, लेकिन एटलीस्ट उसका कुछ तो याद होना चाहिए। लाइक हिप्पोकैम्पस में से आपको हिप्पोकैम्पस उसको प्रोनाउंस शायद करना ना आए, लेकिन आपको अगर हिप्पो भी याद रह गया तो शायद उस ऑप्शन में आप हिप्पोकैम्पस को ढूंढ ले, हिप्पो से उस वर्ड से। सो नॉट दैट आपको रटी होनी चाहिए कोई चीज, बट यस आपको चार ऑप्शन में देख के तो याद आ जानी चाहिए, यस और नो। सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और ये एग्जाम स्टाइल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम पढ़ने के बाद अपने आप को असेसमेंट जब करेंगे तो असेसमेंट तो वाया क्वेश्चंस करेंगे। सो हम जब क्वेश्चन की असेसमेंट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन हमसे लग रहे हैं नहीं लग रहे, कितने क्वेश्चन हमने लगाए हैं। जैसे ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि आई डोंट फियर अ मैन हु प्रैक्टिस 10,000 ट्रिक्स वंस, but I fear that man who practice one trick 10,000 times। एक ट्रिक 10,000 बार जिसने प्रैक्टिस करी, इसका मतलब उसका एक्सपर्टीज हो गया, वो उसका ब्रह्मास्त्र हो गया, वो वही यूज करेगा, है ना। और जिसने एक बार हर 10,000 ट्रिक करी हो तो जरूर थोड़ी उसको वो समझ आई हो, एक ही बार तो प्रैक्टिस करी चाहे 10,000 कर ली। बात समझ आएगी नहीं आएगी? ये इसीलिए है बेटा क्योंकि जो सेकंड पॉइंट है यही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्या पढ़ना है, इक्वली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आज के टाइम पे इतने सोर्सेज हैं बेटा आप लोगों के पास, सोर्सेज छोड़िए, आप अपने ही पीजीज में हॉस्टल्स में देखते हैं बच्चे वहां पे होते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं विच हैज नथिंग टू डू विद योर नीट एग्जाम, और आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां ले आते हैं। तो क्या वो कॉन्फिडेंस नीचे गिरने की जरूरत थी? अगर आपके काम का वो नहीं है तो आपको वो नहीं पढ़ना, आपको फिल्टर आउट करना आना चाहिए कि अभी मुझे कितनी कंटेंट की नीड है, मुझे वो आनी चाहिए। बाकी कुछ चीज मुझे किसके लिए छोड़ देनी है? आगे के लिए। कुछ चीजों तो एमबीबीएस में भी सीखोगे कि बिना डिग्री के डॉक्टर अभी बन जाओगे, ठीक है। तो मैक्सिमम जो ये एक्स्ट्रा पढ़ के बैठते हैं वो बिना डिग्री के डॉक्टर बन जाते हैं। आपको कैसा वाला डॉक्टर बनना है? तो जब एमबीबीएस का सिलेबस एमबीबीएस में करिएगा, यहाँ पे उसका जितना एग्जाम में आता है नीट, हमें उतनी प्रिपेयर्डनेस रखनी है बस, ठीक है। सो एक एक्स्ट्रा कितना पढ़ना है ये पता होना चाहिए। सो व्हाट नॉट टू स्टडी इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू स्टडी, क्लियर। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज एफर्मेशंस। मतलब
आप नेगेटिव सोचिए ही नहीं, ना अपने लिए और ना दूसरों के लिए। अगर आप लाइफ में नेगेटिव हैं तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, पक्का आप दूसरों के लिए भी होंगे। सो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशन सेंटेंस बोलिए, जैसे आई विल विन। आपने बोला ही नहीं, कहीं पे सोचा ही नहीं लूज का कि कहीं पे मैं हार सकता हूं। सिमिलरली आई विल गेट सिलेक्टेड, जिसका ऑफ कोर्स मतलब है अगर आपने एक सीट है और आपने वो ले ली तो ये तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब है ना दूसरे ने नहीं ली, लेकिन आपने वो नहीं सोचा। आपने क्या सोचा? आई विल गेट सिलेक्टेड। तो लाइफ में अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रखिए। ये जो 3 इडियट्स का डायलॉग है कि हाँ, अरे नहीं भाई, एक ही डायलॉग थोड़ी है। एक कहा गया था ना उसमें कि अपना सिलेक्शन ना हो तो कम बुरा लगता है, लेकिन दोस्त का सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। ये टाइम हो गया बेटा, 3 इडियट्स आके बहुत साल हो गए, अप्रोच चेंज करते हैं। आप क्यों ना एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें कि सामने वाले का सिलेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि उसने काम करा अपने ऊपर, उसकी सीरियसनेस, उसकी मे बी बीइंग लेस सोशल लाइफ, उसने कुछ तो स्टेप्स लिए होंगे ना कि उसका सिलेक्शन हुआ, और आपने कुछ तो मिस्टेक करी होंगी जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जलना क्यों है? एक्सेप्ट करना है ना। एक्नॉलेज करें कि सामने वाले पर्सन का ये स्टेप्स उसको सिलेक्शन के टुवर्ड्स ले गया। स्पेशली टू गर्ल्स थोड़ी ये हैबिट ज़्यादा देखी जाती है हमें कि ये पर्सन ज़्यादा स्कोर कर रहा है, ये जेंडर में थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हम चेंज करते हैं बेटा, अपनी इनसिक्योरिटीज एक्सेप्ट करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब आता है? जब आप ये एक्सेप्ट करें कि आप में प्रॉब्लम है, कि मुझ में इनसिक्योरिटी है, कि मैं 100 पर्सन से जेलस फील करता हूं जब ये यहाँ स्कोर कर लेता है। वाई नॉट टू एक्सेप्ट कि दैट पर्सन इज डूइंग हार्ड वर्क, तो आप वो फॉलो करें, उस पर्सन के नियर इसलिए रहें ताकि वो जो स्टेप्स फॉलो कर रहा है वो मैं करूं। यस, सो इसीलिए अपने ऊपर काम करेंगे, तब दूसरों के लिए नेगेटिव होने की जरूरत का टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? और लाइफ में हमेशा याद रखें, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जिसकी बातें बुरी लगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको अपने एक्शन से अपना रिप्लाई देना है। ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड बी पॉजिटिव।